नमस्कार साथियों, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुचारू रूप से आप सभी अपने कार्य संपन्न कर रहे होंगे। और देखिए हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास पर एक चर्चा की शुरुआत की है और उसी क्रम में हमारा लास्ट लेक्चर था आधुनिक भारतीय इतिहास में 19वीं सेंचुरी में सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म हुए हैं उनको लेकर। और इसी क्रम में हम लोगों ने हमारे सर श्री योगेश भास्कर जी ने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चर्चा आपके साथ की थी। तो उसी क्रम को, उसी सीरीज को हम आज आपके साथ फिर एक बार आगे बढ़ाते हुए आपके सामने उपस्थित हैं, आपके सामने पेश हुए हैं। और अब हमारी इस श्रृंखला का आज दूसरा लेक्चर अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। और देखिए जहां पर लास्ट क्लास या लास्ट श्रृंखला या लास्ट वीडियो हम लोगों ने समाप्त किया था, उसी श्रृंखला से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि भारत में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुआ है वो दो प्रकार से हुआ है, उसके दो पहलू या दो विचारधाराओं के द्वारा वो चलाया गया। एक विचारधारा थी रिफॉर्मर और दूसरे थे रिवाइवलिस्ट। एक थे समाजवादी, दूसरे थे पुनरुत्थानवादी। समाज जो सुधारवादी थे, सुधारवादियों में सबसे बड़ा नाम या ग्रेट रिफॉर्मर हुए हैं राजा राममोहन रॉय। और राजा राममोहन राय ने क्या किया, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को केंद्र बिंदु रखते हुए उन्होंने क्या किया, इस पर हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ साथ पुनरुत्थानवादियों में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक संरचना को प्रभावित किया, किस प्रकार से अपने पुनरुत्थान को, सामाजिक धार्मिक सुधार को आगे बढ़ाया, इन सब बातों पर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हैं। अब बात हम आते हैं सुधारवादी यानी कि सोशल रिफॉर्मर में ऐसे और कौन से सुधारवादी हुए हैं, समाजवाद से सुधारक हुए हैं, जिन्होंने भारत की सामाजिक धार्मिक सदियों से चली आ रही सामाजिक धार्मिक जो रीति रिवाज, परंपरा, पाखंड, इस तरह के जो गलत रीति रिवाज थे उनका विरोध किया और भारतीय जनता को या भारतीय समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। तो देखिए समाज सुधारक या जो रिफॉर्मर थे, इन्हीं में आगे चलकर एक दूसरा बड़ा नाम हुआ हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। और ये वही हेनरी विवियन डेरोजियो है जो एक एंग्लो इंडियन थे, एक आंग्ल भारतीय थे और इनके द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया गया। इन्होंने स्टार्ट किया यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत इन्हीं के माध्यम से हुई थी या इन्हीं की लीडरशिप में हुई थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा या इनकी लीडरशिप में शुरू किया गया यंग बंगाल मूवमेंट जो था, ये एक ऐसा आंदोलन था या ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत, आधुनिक भारतीय इतिहास में ये पहला आंदोलन था जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें महिला सशक्तिकरण, दूसरा वुमेन राइट्स, महिला अधिकार, तीसरा वुमेन एजुकेशन की बात की गई। भारतीय सामाजिक सुधार या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जो परंपरा आगे बढ़ी या जो आंदोलन आगे बढ़ा, उस आंदोलन में ये पहला ऐसा भारतीय आंदोलन था जिसने पहली बार भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकार और महिला शिक्षा की मांग प्रमुखता से उठाई। और इसी विचारधारा को, इसी रिफॉर्मर आइडियोलॉजी को जब आगे हम देखते हैं तो इसी समाज सुधारक विचारधारा में आगे चलकर आते हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और यदि हम इस सुधारवादी की ही बात करें तो इसी में आगे चलकर आते हैं कौन? इसी में आगे चलकर हमें कार्य करते हुए दिखाई देते हैं भारत के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे पश्चिमी भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक थे।
इन्हें पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। और देखिए, ये जितने भी समाज सुधारक थे, ये जितने भी पुनरुत्थानवादी विचारधारा के लोग हुए, ऐसे जितने भी व्यक्ति हुए जिन्होंने 19वीं सेंचुरी के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया या इस क्रम को आगे बढ़ाया, वो सभी लोग एक बात प्रमुखता से समझते थे या जानते थे कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो सदियों पुरानी है। और जब हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो सदियों पुरानी है, तो इसमें हमारी सफलता एक हद तक ही सीमित हो सकती है, लेकिन ये एक क्रम है जो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। ये एक सस्टेन प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है जो सतत प्रयासों के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। और इसी क्रम में एम.जी. रानडे आए। आगे चलकर इसी क्रम में आत्माराम पांडुरंग जैसे लोग आए। इसी क्रम में प्रोफेसर डी.के. कर्वे जैसे लोग आए। प्रोफेसर डी.के. कर्वे, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किया। प्रोफेसर डी.के. कर्वे, देखिए, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की इस परंपरा में प्रोफेसर डी.के. कर्वे को भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने का श्रेय दिया जाता है। इसी क्रम में पंडिता रमाबाई आई। यानी कि ये जो अलग अलग सोशल रिफॉर्मर थे, ये सभी एक बात मुख्य रूप से जानते थे, या इन सभी लोगों का एक मानना ये था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही संभव है, अन्यथा नहीं। अब इसी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक अन्य नाम आते हैं, एक बड़े व्यक्ति आते हैं जिनको हम कह सकते हैं सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। तो देखिए, यहां पर हमें एक बात को प्रमुखता से ध्यान रखना होगा कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हुआ, ये जो परंपरा बढ़ी चली, ये परंपरा केवल और केवल हिंदू समाज में ही नहीं, उस दौरान भारत में रहने वाले लगभग सभी धर्मों और जातियों के लोगों में एक जागरूक आंदोलन चला। और इसी क्रम में सर सैयद अहमद खान आते हैं, जो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा की वकालत करते हैं। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं कि भाई, जब तक मुस्लिम समाज आधुनिक शिक्षा को या पाश्चात्य शिक्षा को या वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण या उसका वेलफेयर बहुत हद तक संभव नहीं होगा। अब यहां पर इसी क्रम में जब ये आधुनिक शिक्षा की वकालत करते हैं मुस्लिमों के लिए, तो इसी क्रम में ये अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है अलीगढ़ आंदोलन, तो अलीगढ़ मूवमेंट आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि अलीगढ़ मूवमेंट किससे रिलेटेड है। तो अलीगढ़ मूवमेंट है टू प्रोवाइड द वेस्टर्न एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कराने के लिए सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया अलीगढ़ आंदोलन था। अब इसका नाम अलीगढ़ आंदोलन क्यों रखा गया? तो इसका नाम अलीगढ़ आंदोलन इसलिए रखा गया क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए या मुस्लिमों के लिए जो एक स्कूल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की शुरुआत अलीगढ़ से की थी 1875 में। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की शुरुआत की और यही स्कूल आगे चलकर 1920s में 1920 में AMU में ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया। यही जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, यही सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो शुरू किया गया, यही स्कूल आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ या परिवर्तित हुआ। ठीक, तो ये सर सैयद, अब देखिए यहां पर सर सैयद अहमद खान जैसे लोग, इतने बड़े सुधारवादी लोग, जब मुस्लिम समाज में इस तरह की व्यवस्था लेकर आते हैं कि भाई आप
बच्चों को, अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण कराइए। तो इसी क्रम में एक और सुधारवादी नेता आते हैं पारसी धर्म के। पारसी धर्म में भी इस दौरान सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस क्रम में दादा भाई नौरोजी और अन्य पारसी नेता पारसी धर्म में आई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लेकर आते हैं रहनुमाई मजदायासान सभा। रहनुमाई मजदायासान सभा, मजदायासान सभा। और रहनुमाई मजदायासान सभा जो थी, ये पारसी धर्म में आई डिमेरिट्स के रिमूवल के लिए स्टार्ट की गई थी। इसका गठन किया गया था पारसी धर्म में आई कुरीतियों को या पाखंडों को समाप्त करने के लिए। और इसके संस्थापकों में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। और उन्हीं के प्रयासों से रहनुमाई मजदायासान सभा, एक अन्य नेता थे एस बंगाली, यानी कि पारसी धर्म के लोगों ने पारसी धर्म में आई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए किस संगठन की, किस संस्था की शुरुआत की? तो रहनुमाई मजदायासान सभा की। और इस संस्था ने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जिसका नाम था रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार। आपसे पूछ लेगा रास्त गोफ्तार किस संगठन की पत्रिका थी, किसकी मैगजीन थी? तो ये पत्रिका थी रहनुमाई मजदायासान सभा की। और ये किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई गुजराती भाषा में। रहनुमाई मजदायासान सभा ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो रास्त गोफ्तार का। और किस भाषा में? गुजराती भाषा में। ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये लगातार सुधारवादी आंदोलन चल रहे हैं। कोई महिला शिक्षा की बात कर रहा है, कोई पहली बार महिला शिक्षा, महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण की मांग कर रहा है। तो इसी क्रम में यहां पर यदि हम देखें तो लगातार सुधारवादी आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हम यदि पुनरुत्थानवादियों को देखें तो पुनरुत्थानवादियों में स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा और कौन से लोग आते हैं? तो इधर पुनरुत्थानवादी यानी कि रिवाइवलिस्ट जो लोग थे, उनमें से कौन कौन लोग इधर सामने आए? तो रिवाइवलिस्ट में अगर हम देखें तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में या रिवाइवलिस्ट आइडियोलॉजी में पुनरुत्थान, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पुनरुत्थान मतलब क्या? उत्थान का मतलब है, उत्थान का अर्थ है कि भाई किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की जो कमियां आ गई हों किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में, तो उन कमियों को दूर करके, उन कमियों को समाप्त करके उस सभ्यता का फिर से उठान करना, उद्भव करना, उसका दोबारा से उसको उत्थान की ओर ले जाना, उभार की ओर ले जाना, उदय की ओर ले जाना ही ये उत्थान कहलाया। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पुनरुत्थानवादी ऐसे कौन कौन से लोग हुए। अब पुनरुत्थानवादी कौन कौन से लोग हुए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा कुछ और लोग थे। कौन? जैसे थे मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना रशीद अहमद गंगोही। और ये मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही किस प्रकार से पुनरुत्थान की बात करते हैं? तो जब ये मुस्लिम मौलाना है, मुस्लिम समाज से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समुदाय में या मुस्लिम धर्म में आई हुई कुछ कुरीतियों की बात या उनको समाप्त करने की बात करेंगे, या मुस्लिम धर्म को या मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में ये लोग देवबंद आंदोलन की शुरुआत करते हैं। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की स्थापना, इसकी शुरुआत 1866 में, 1866 में मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही के द्वारा की गई थी। अब यहां पर एक दूसरी बात आती है कि अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन में एक बेसिक डिफरेंस क्या था? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन जहां मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समाज के लोगों को जहां आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की या उनको ग्रहण करने की बात कराता है कि मुस्लिमों को या मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समाज के लोगों को, अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए, वहीं पर देवबंद आंदोलन बात करता है इस्लामी शिक्षा की। ये
देवबंद आंदोलन मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोतवी के माध्यम से इस्लामी शिक्षा को आगे बढ़ाता है। और यदि हम इन पुनरुत्थानवादियों की विचारधारा को देखें तो पुनरुत्थानवादी कहीं ना कहीं किस बात से प्रेरित थे या किस प्रकार की इनकी सोच थी। तो जितने भी रिवाइवलिस्ट हुए हैं ये सब क्या थे, ये सब अतीत में, ये सब पास्ट में, अतीत में गौरवशाली परंपरा, ये अतीत में गौरवशाली परंपरा और संस्कृति की खोज करके ये सब जितने भी रिवाइवलिस्ट हुए ये सब अतीत में गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली संस्कृति या गौरवशाली इतिहास को दोबारा से स्थापित करने की प्रयास में थे। इसी क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं बैक टू वेदास कि हमारे जो है सनातन धर्म में किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की कुरीति या पाखंड हमारे वेदों में नहीं बताया गया है। यहीं पर मौलाना कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही भी इस्लामिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं, पुनरुत्थान की बात करते हैं, इसीलिए इस्लामिक शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। यानी कि ये जितने भी पुनरुत्थानवादी थे ये अतीत की गौरवशाली परंपराओं को देखते हुए उन्हें दोबारा से पुनर्स्थापित करने की बात करते थे या उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते थे। या हम इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये जितने भी पुनरुत्थानवादी, जितने भी रिवाइवलिस्ट जो रिफॉर्मर थे वो सब एक पास्ट में स्वर्ण युग, किसी भी धर्म का, किसी भी सभ्यता का, किसी भी समाज का जो गोल्डन एरा पास्ट में रहा है, जो गोल्डन एरा पास्ट में रहा है, पूर्व काल में, भूत में जिस प्रकार का किसी भी सभ्यता संस्कृति में कोई स्वर्ण युग रहा है, तो उस स्वर्ण युग को दोबारा से पुनर्जीवित करने के या उसको पुनर्स्थापित करने के या उस समुदाय, उस समाज या उस सभ्यता के लोगों को उस स्वर्ण युग से या उस गौरवशाली परंपरा से या गौरवशाली संस्कृति से या रीति रिवाजों से दोबारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में आगे चलकर कुछ और लोग आते हैं। तब तक 20th सेंचुरी का प्रवेश हो चुका की शुरुआत हो चुकी होती है और 20th सेंचुरी में आते आते भारत में कुछ अन्य प्रकार की चीजें शुरू हो चुकी थी। वो किस प्रकार से 20वीं सदी में भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जो परंपरा थी वो कहां तक, किस हद तक भारतीय समाज को उसने प्रभावित किया, कैसे वो आगे बढ़ी। तो इस क्रम में हम ये देख सकते हैं कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चल रहे थे 19वीं सदी में, ये 20वीं सदी में भी क्रम से लगातार इस चेन, ये सीरीज लगातार आगे चलती रही। और इस क्रम में भारत की निम्न जाति या भारत की अछूत या भारत की दलित समझी जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए भी लोगों ने कार्य करना शुरू किया और उनके बीच से भी अलग अलग महान समाज सुधारक आए जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था या जातिगत भेदभाव का विरोध किया। ठीक, यानी कि एक सोशल या एक कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको एबॉलिश करने की बात की। और इसी क्रम में डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान शख्सियतें आई, ठीक, ज्योतिबा फुले जैसे लोग आए, पेरियार जैसे महान व्यक्ति आए। तो उसी क्रम में अब यहां पर एक दूसरी बात आती है कि ये जितना भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म रहा, इसके परिणाम क्या रहे, इसके प्रभाव क्या रहे। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके परिणाम की, इसके प्रभाव की। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रभाव क्या रहे, इसके परिणाम क्या रहे। तो यहां पर देखिए एक बात हम लोग यहां पर जानेंगे कि ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, इस रिफॉर्म मूवमेंट की एक विशेषता ये थी कि इसने कहीं ना कहीं व्यक्ति को चिंतन के केंद्र में खड़ा किया। यानी कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर आए उनमें कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी परंपरा, व्यक्तिवादी सोच को आगे बढ़ाने या व्यक्ति को केंद्र में रखकर चीजों को आगे लेकर चलने की शुरुआत हुई। और इसीलिए इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का रिजल्ट क्या रहा, इसके परिणाम क्या रहे।
तो इसके परिणाम क्या रहे या इसका प्रभाव क्या रहा? तो इसका प्रभाव की अगर हम बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव या पहला इन्फ्लुएंस जो रहा वो ये कि पश्चिमी विचारों से लोग आकर्षित हुए। यानी कि भारतीय समाज के जो लोग थे वो पश्चिमी विचारों से आकर्षित हुए। पश्चिमी विचार कौन से? तो पश्चिमी विचारों की यदि हम बात करें तो पश्चिमी विचार क्या था? पश्चिमी विचार था सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यानी कि ये जो व्यक्तिवादी चिंतन था इससे लोग परिचित हुए, क्योंकि पश्चिम में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। पश्चिम में ही औद्योगिक क्रांति विश्व में पहली बार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, या ये कह दीजिए पश्चिम में ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और यदि हम देखें तो हीगल जैसे एक बड़े जो है वक्ता ने कहा कि भाई ये जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है या जो भी पश्चिम में पुनर्जागरण हुआ है या विश्व में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का जो रेनेसा हुआ है, जो पुनर्जागरण हुआ है, वो धर्म के बिना संभव नहीं है। देयर इज नो रेनेसा विदाउट द रिलीजन। यानी कि हीगल जैसे महान जो व्यक्ति हैं वो उनका कहना था कि पुनर्जागरण धर्म के बिना संभव ही नहीं है। यानी कि यदि किसी भी प्रकार से किसी भी सभ्यता, किसी भी समाज, किसी भी व्यवस्था को जागरूक करना है तो उस क्रम में धर्म का होना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे जैसे धर्म में सुधार होगा वैसे वैसे व्यक्ति और समाज का निर्माण होगा, समाज में सुधार होगा। इस बात को अगर हम देखा जाए तो बहुत से जो फिलोसफर हैं उन्होंने भी कहा कि सोसाइटी विल नॉट चेंज ओवरनाइट, कि समाज जो है वो एक रात में परिवर्तित नहीं हो सकता, एक ही रात में सामाजिक परिवर्तन नहीं होते हैं। सामाजिक परिवर्तन धर्म से जोड़कर ही होते हैं, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन जो होते हैं वो एक ही रात में हो जाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय लोग जो थे, भारतीय जनमानस जो था वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे आधुनिक विचारों से प्रभावित हुआ। और इस स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व में केंद्र बिंदु किसको रखा गया? तो फोकस यानी कि सेंटर पॉइंट में रखा गया व्यक्ति को। व्यक्ति को इसमें केंद्र बिंदु बनाकर रखा गया। यानी कि इन सब का फोकस था किस पर? व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति क्या है? व्यक्ति जो है वो है स्वतंत्रता का प्रतीक, ह्यूमन, स्वतंत्रता का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक यानी कि सिंबल ऑफ लिबर्टी। व्यक्ति क्या है? सिंबल ऑफ लिबर्टी, सिंबल ऑफ लिबर्टी। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का प्रतीक है। और किसी भी समाज में व्यक्ति को जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता मतलब उसके अधिकारों का प्रयोग जब तक नहीं करने दिया जाएगा, तब तक कोई भी समाज रचनात्मक रूप से गतिशील नहीं हो सकता। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचारों को यहाँ प्राथमिकता दी गई। और यहाँ विचारों को जब प्राथमिकता दी गई तो इस प्रकार के विचारों से भारतीय आम जनमानस प्रभावित हुआ। और जब भारतीय आम जनमानस इस प्रकार के विचारों से प्रभावित हुआ तो यहां पर क्या हुआ? तो भारत में लोगों में आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, भेदभाव का विरोध, यानी कि आत्मसम्मान का भाव जन्मा। आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट का, सेल्फ डिग्निटी का जो फीलिंग्स थी वो उनमें जागरूक हुई। दूसरी बात है भेदभाव का विरोध करने की शुरुआत हुई, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, सामाजिक भेदभाव हो, किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव हो, इन सब कुरीतियों का विरोध हुआ। अगली बात, पश्चिमी विचारों से लोग जागरूक हुए तो उसके बाद साथ ही महिला मुक्ति, महिला मुक्ति, महिला अधिकार, महिला अधिकार, महिला शिक्षा, वुमेन राइट, वुमेन एजुकेशन,
महिला शिक्षा जैसी विचारों को आगे बढ़ने के लिए एक आधार मिला। यानी कि हम ये देखते हैं कि ये 19th सेंचुरी का सोशो रिलीजियस रिफॉर्म कहीं ना कहीं एक पूरे के पूरे संपूर्ण रूप में भारतीय जनमानस को प्रभावित तो कर ही रहा था, कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस की आम जनमानस में, या जो बिल्कुल एक कह दीजिए एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी था, कहीं ना कहीं उसमें भी आत्मसम्मान के भाव को पैदा कर रहा था। जातिगत भेदभाव या किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव, किसी भी प्रकार के आर्थिक भेदभाव के प्रति विरोध की भावना पैदा कर रहा था। महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों के रूप में ये सामने आया। ठीक लोग पश्चिमी शिक्षा से, वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेटेड हुए। तो इस प्रकार से हम देखें कि कहीं ना कहीं इन सब में मूल बात थी ये कि व्यक्तिवादी सोच, तर्क बुद्धिवाद, यानी कि लोग क्या हुए, तर्क बुद्धिवाद, तर्क बुद्धिवादी विचारधारा से लोग क्या हुए, जागरूक हुए। और इस प्रकार से जब इस प्रकार की सारी विचारधाराएं एक साथ आगे बढ़ी तो इन सब विचारधाराओं ने मिलकर कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक मंच, एक आधार तैयार किया। और ये मंच जब आगे चलकर इस प्रकार की विचारधाराएं जब एक साथ आगे मिलकर चली तो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के जितने भी भारतीय समाज में जितने भी लीडर आए, जितने भी नेता आए, स्वतंत्रता संघर्ष में जितने भी अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आए जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया, उन सब लोगों को इन सब प्रभावों से या इन सब परिणामों से एक आधार, एक मंच या एक नींव तैयार मिली। और इन्हीं सब विचारों से, इन्हीं 19th सेंचुरी के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से जब लोग वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेटेड हुए, आइडियोलॉजिकल बेस पर, तर्क बुद्धिवाद के विचारधारा पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात पर लोग जागरूक हुए, अवेयर हुए, जागृत हुए, तो और इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों को पढ़ना, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को जानना, समझना शुरू किया। तो उस क्रम में भारत में एक सामाजिक चेतना आम जनमानस में जन्मी और उसी सामाजिक चेतना के आधार पर भारत में स्वतंत्रता संघर्ष की एक आधारशिला, एक नींव तैयार हुई। और उसी नींव को आगे चलकर गांधी जी जैसे महान व्यक्तियों ने, डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्तियों ने, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों ने, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तियों ने उसी को स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ाया। और यही आगे चलकर कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्रता के लिए एक पूर्व पीठिका या एक कह सकते हैं एक नींव परिणाम के रूप में सामने आई। तो मेरा मानना है कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। इस प्रकार की विभिन्न चर्चाएं हम आपके साथ लगातार 1 बाय 1 करते चलेंगे। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन अपेक्षित है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, किस प्रकार से। आप लोगों के जो भी फीडबैक हो आप कमेंट में हमें शेयर कर सकते हैं। हम उनके बेस पर, उनके आधार पर सुधार के प्रयास करेंगे। और तीसरी बात ये कि लगातार हम लोग कोशिश में हैं कि हम लगातार डे बाय डे आपको इस प्रकार की चर्चाओं पर, इस प्रकार के टॉपिक्स पर जो भी हमसे हो सकेगा हम प्रयास लगातार करेंगे। और लगातार अपना जो आपका जो सहयोग है वो हमारे साथ बनाए रखिए। तो इसी के साथ मैं विपिन पालीवाल आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।